प्यारे बच्चों, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग डेली समसामयिक मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे कि एसएसबी इंटरव्यू और विभिन्न डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पर्यावरण से संबंधित मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एसएसबी में कई बार इन विषयों पर डिस्कशन होता है। आज का हमारा डिस्कशन का विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसी के साथ वियना कन्वेंशन भी शामिल है। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर से रिलेटेड टॉपिक्स की जब भी बात होती है तो उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे ऊपर शामिल किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। ओजोन वो चादर जिसके होने से हम हैं, जिसके ना होने से कुछ नहीं। जिस चादर ने हमें अब तक बचाए रखा है, अब उसे बचाने की जुगत में पूरी दुनिया लगी है। अब ओजोन परत कमज़ोर होने लगी है, कई जगह तो छेद तक हो गए हैं। और इस ओजोन प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या हो रहा है? त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ रही है, मनुष्यों और पशुओं की डीएनए संरचना में बदलाव तथा मनुष्यों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो रही है। मोतियाबिंद और आँखों की बीमारी तथा संक्रामक रोगों में वृद्धि हुई है। श्वास रोग, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा पीड़ितों के लिए बेहद खतरनाक है। पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर भी इसका नकारात्मक असर देखा गया है। इससे संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? 70 के दशक से ही वैज्ञानिक ओजोन परत के कमज़ोर होने के संकट को भांप चुके थे और बार बार चेतावनियां जारी हो रही थी कि अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया गया तो इंसान भयंकर संकट पे आ जाएंगे। 1973 में कैलिफोर्निया अर्वाइन विश्वविद्यालय के रसायन वैज्ञानिक फ्रैंक शेरवुड रोलैंड और मारिया मोलिना ने पृथ्वी के वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रभाव पर अध्ययन किया। उन्होंने अध्ययन में बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना टिकाऊ है कि वो स्ट्रेटोस्फीयर के मध्य में चला जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी पता चला कि वायुमंडल की पराबैंगनी किरणें क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन परमाणुओं को पृथक कर देती है और यह मुक्त क्लोरीन परमाणु ओजोन के अणुओं पर आक्रमण कर इसे तोड़ देते हैं। ओजोन परत में छिद्रों का निर्माण पराबैंगनी विकिरणों को आसानी से पृथ्वी के वायुमंडल में आने का मार्ग प्रदान कर देता है। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य, जीव जंतुओं, वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके अलावा यह पेड़ पौधों और जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सूर्य ताप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण होता है। वाहनों, फैक्ट्रियों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य गैसों की रासायनिक क्रिया भी ओजोन प्रदूषक कणों का निर्माण करती है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जिनमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक आदि शामिल है। तो वैज्ञानिक अध्ययनों से इतना सब कुछ क्लियर होने के पश्चात पूरा विश्व जागृत हुआ और कई बैठकें हुई और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर पहुंचा गया। इससे संबंधित सबसे पहले वियना सम्मेलन, वियना कन्वेंशन हुआ। ओजोन क्षरण के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते हेतु वार्ता 1981 में स्टार्ट हुई। मार्च 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ओजोन संरक्षण से संबंधित अनुसंधान पर अंतर सरकारी सहयोग, ओजोन परत का सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों की निगरानी और सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। वियना सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। इस पर 1985 में सहमति बनी और 1988 में यह लागू किया गया। 196 देशों के साथ साथ यूरोपीय संघों द्वारा इसे मंजूर किया जा चुका है। वियना संधि ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है। हालांकि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी न्यूनता के लक्ष्य शामिल नहीं हैं। ओजोन डिप्लीशन का मुख्य कारण रासायनिक कारक है। उपरोक्त बातें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में रखी गई है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि वियना सम्मेलन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैसे अलग है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड
और रासायनिक कारकों से संबंधित तमाम बातें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर शामिल की गई है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया है। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से उन पदार्थों के उत्पादन को कम करना है जो कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। इस संधि पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए। यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हो गया। इसकी पहली बैठक मई 1989 में हेलसिंकी में हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ओजोन क्षयकारी पदार्थों या तत्वों के कुल वैश्विक उत्पादन और खपत की गिरावट में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसका प्रयोग विश्व भर में कृषि, उपभोक्ता और औद्योगिक क्षेत्रों में किया गया। 2010 के बाद से प्रोटोकॉल के एजेंडे का ध्यान हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने पर केंद्रित है, जिनका मुख्य रूप से ठंडे और चिलिंग फोम उत्पादों में यूज़ किया जाता है। 1989 से अभी तक इसमें 7 बार संशोधन लंदन, नैरोबी, कोपेनहेगन, बैंकॉक, वियना, मॉन्ट्रियल और बीजिंग में हो चुके हैं और इन संशोधनों में नई शर्तें और अन्य नए हानिकारक रसायनों के नाम शामिल किए गए हैं। इस प्रोटोकॉल पर विश्व के लगभग 197 पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 3 पैनल आते हैं। पहला पैनल है वैज्ञानिक आकलन पैनल, दूसरा है प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल और तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पैनल। अब इन संधियों और प्रोटोकॉल से क्या योगदान हुआ, क्या लाभ हुए? इस प्रोटोकॉल के समर्थकों को इस बात का भरोसा है कि अगर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन किया जाता है तो 2050 तक ओजोन परत फिर से हासिल हो सकती है। इसके व्यापक तरीके से अपनाने और लागू करने के कारण इसे असाधारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक मिसाल के रूप में मान्यता मिल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख कोफी अन्नान ने कहा, शायद यह आज की तारीख में इकलौता सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौते का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इस संधि को, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 197 देशों ने इसे समर्थन दिया। एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक नए शोध से पता चलता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से आज वैश्विक तापमान काफ़ी कम है। मध्य शताब्दी तक पृथ्वी औसत से कम 1 डिग्री सेल्सियस ठंडी होगी, जो कि समझौते के बिना संभव नहीं था। आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में भी मिटिगेशन हुआ है, अधिक हुआ है। यहाँ तापमान के 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका थी, जो प्रोटोकॉल की वजह से रुका है। इसके अलावा समझौते के तहत हुए प्रयासों के कारण उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और यूरेशिया के 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बढ़ने से रोका जा सका है। मध्य शताब्दी तक इसमें भी, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से रोकने की संभावना है। अब ये तो जो हमें दिख रहा है, अभी इसमें आगे बाकी क्या है। इस समझौते के तहत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। कई महान देशों के पास अभी अच्छा खासा टारगेट बाकी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में 2036 तक HFC के इस्तेमाल में 85% की गिरावट अभी आना बाकी है। वहीं दूसरी ओर HFC का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन 2020-22 की आधार रेखा पर 2045 तक इसके उत्पादन में 80% की गिरावट लाएगा। साथ ही भारत 2024-26 तक HFC के इस्तेमाल में 85% तक गिरावट लाने का दावा कर चुका है। अगर ये दावे समय से पूरे हो जाते हैं तो हम उस खौफनाक नज़ारे को देखने से बच सकते हैं जो प्राकृतिक संकट पर बनी हर दूसरी हॉलीवुड फिल्म में दिखाया जाता है, यानी दुनिया का डूबना और धरती पर सिर्फ पानी ही पानी होना। इस समझौते के तहत सारे देश अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मध्य शताब्दी तक पृथ्वी औसत से कम 1 डिग्री सेल्सियस ठंडी होगी, और ये सिर्फ इसलिए है कि देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की लाज रखी है। बच्चों, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आपको बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।